जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण है उसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे और इसके बाद में हम जानेंगे इसके बारे में कि सबसे पहले इसकी नियुक्ति, कार्यकाल ये कब से भारतीय संविधान में है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। देखिए, मूल संविधान में अधिकरण का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, जैसे सामान्य परिचय में दिया गया है कि मूल संविधान में जो अधिकरण है, अधिकरण के संबंध में कोई भी उपबंध नहीं था। ठीक है, जो मूल संविधान है ना हमारा, उसमें अधिकरण के मामले में कोई जो है प्रावधान नहीं था। मूल संविधान का अर्थ होता है, अर्थात जब 1950 में भारत का संविधान लागू होता है तब उस समय संविधान में कोई भी भाग में, किसी भी अनुसूची में, किसी भी आर्टिकल में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में उपबंध नहीं था। ये कहना चाहती है लाइन। किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल रहता है, उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रहती हैं और एक नया भाग एक नया भाग जोड़ा जाता है 14 का और 14 खा करके, और इसी भाग को अधिकरण का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था उस समय, और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है उस समय बहुत सारे संशोधन होते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने पहले ही देखा कि मूल संविधान में इसका उपबंध नहीं था, 42वें संविधान के माध्यम से अधिकरण की स्थापना की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। जो 323 का भाग 14, आप जब भारतीय संविधान देखेंगे, जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भाग 14 का में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दिया गया है, और यदि आप इसी को आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे तो 323 का जो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, जबकि 323 का जो संबंध है अन्य मामलों से, मतलब जो अधिकरण है और किसी और मामले से संबंधित मामला है, उससे भी आप ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 323 का के बारे में। ठीक है, तो देखिए 323 का है, इसके तहत भारतीय संविधान में संसद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के बारे में प्रावधान किया गया है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, याद रखिए। तो मतलब संसद को ये अधिकार है, ठीक है, उसको ये अधिकार प्रदान किया गया है कि संघ सरकार एवं राज्य सरकार से संबंधित लोक सेवाओं के विवाद को निपटाने के लिए संसद प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। तो देखिए, जो सांसद है वो क्या कर सकती है, वो प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 323 का के अनुसार हम पहले ही देख चुके हैं कि जो 323 का है वो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, जबकि आप 323 खा की बात करेंगे तो वो अन्य मामलों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसके तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है, केवल संसद को। ठीक है, जो हमारी संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनता है, इसके बारे में आपको बता दिया है। और ये तीनों ही लोक सेवाओं के विवाद, मतलब यदि लोक सेवा के विवाद, यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई है लोक सेवाओं से, और यदि संसद यदि चाहे तो एक प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है, ध्यान रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 323 का यानी कि आर्टिकल 323 का अनुसरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। संसद ने क्या किया, संसद ने इसका अनुसरण किया, पहले किसका, आर्टिकल 323 का अनुसरण किया, और संसद ने क्या किया, एक अधिकरण पारित कर दिया। चलो हटाओ, मतलब संसद ने कहा भैया आप पारित कर ही देते हैं एक अधिकरण, है ना, ठीक है ना। मतलब कब पारित किया, इसका अनुसरण करते 1985 में। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है। और इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है। याद रखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय जो प्रशासनिक अधिकरण है वो कार्य भी कर रहा है। देखिए आगे देखेंगे, ठीक इसी प्रकार से राज्य सरकार राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है, उसी प्रकार से राज्य सरकार राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना गठन कर सकते हैं। चलिए जो अधिकरण है इसके सदस्यों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सदस्य। तो देखिए अधिकरण में एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं अन्य 3 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, मतलब एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और अन्य 3 सदस्य होते हैं। देखिए एक बात और याद रखिए, आगे चल के एक और संविधान संशोधन होता है जिसमें उपाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया जाता है। और वर्तमान में जो अधिकरण हैं उनमें एक अध्यक्ष होते हैं और उनके 3 सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष का पद नहीं है। लेकिन मूल रूप से जब अधिकरण का गठन किया था तब उपाध्यक्ष का पद था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो देखिए अधिकरणों के सदस्यों में न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल होते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं ना, अधिकरण के जो 3 सदस्य होते हैं, एक व्यक्ति न्याय से संबंधित होते हैं, एक प्रशासन से संबंधित होते हैं, अर्थात न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल होते हैं, ताकि कानून एवं प्रशासनिक दोनों का लाभ जनता को मिल सके। ठीक है, ताकि इन दोनों का लाभ मिल सके और ट्रिब्यूनल का जो गठन हो रहा है वो अच्छे से अपना काम कर सके। हमने देखा इसके सदस्यों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में। तो देखिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एक बात हमेशा याद रखिए, आप पढ़ रहे हैं ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण के बारे में, जब तक आप चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में कभी भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, किसी भी व्यक्ति को नहीं आती। जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तब वो हमें अपने आप समझ में आती है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं नियुक्ति के बारे में। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। ठीक है ना, भारत के पहले नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है। और एक बात याद रखिए, जो राष्ट्रपति है वो जो कानूनी तौर पर कोलिजियम व्यवस्था में सबसे ज़्यादा शक्ति किसी के पास है तो वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इनकी शक्तियों का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि जैसे कि हम जैसे मैंने अभी बताया राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति, उनके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में देख रहे हैं कि वो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में बताया। जबकि जैसे हमने पहले देखा राज्य में भी अधिकरण का गठन हो सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से जबकि राज्य के अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की सलाह पर जो राज्य में अधिकरण का गठन होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। तो देखिए अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, या 62 वर्ष की आयु। ये देखिए इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाता है, या तो उनका कार्यकाल जो 5 वर्ष तक तय किया गया है वो पूरा कर सकते हैं, या फिर उनकी आयु 62 वर्ष की हो जाए तब भी वो अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है वो अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। ये किसके बारे में है, ये केवल अध्यक्ष के बारे में है ना। वहीं इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, या
65 वर्ष की आयु जो भी ये पहले पूरी कर लेते हैं। देखिए जो सदस्य हैं उनके लिए 62 वर्ष की आयु है, ठीक है ना, रिटायरमेंट की, पदमुक्ति की, और इनके लिए 65 वर्ष की है। तो याद रखिएगा, जबकि उपाध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है क्योंकि पहले से ही एक संविधान संशोधन होता है अधिकरण में और उसमें उपाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया जाता है। तो वर्तमान में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वर्तमान में इसके सदस्य जो ट्रिब्यूनल का गठन होता है उसमें अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं। समझ में आया? अब हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल की शक्तियाँ। आखिर जो अधिकरण होते हैं, है ना, जो अधिकरण बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो क्या काम करते हैं? तो देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता, याद रखिए 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता बहुत ज़रूरी है, से बाध्य नहीं है। मतलब जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होते हैं ये 1908 की जो सिविल प्रक्रिया संहिता होती है उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इनकी खुद की नियुक्ति होती है, अपने अनुसार कार्य कर, हाँ हालांकि ये भी कानून के अनुसार ही कार्य करते हैं, लेकिन इन पर जो 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता है वो बाध्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ये किसके न्याय पर आधारित है? इनका जो न्याय है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। नोट डाल के लिख रहे हैं, देखिए कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के, है ना, न्याय के विरुद्ध जब भी कोई जैसे हमने पहले ही देखा कि लोक सेवाओं के लिए आर्टिकल 323 का अनुसरण करते हो, जैसे केंद्र प्रशासनिक अधिकरण का गठन होता है। तो जब ये कोई डिसीज़न देते हैं, जब कोई याचिका इनके पास आती है, कोई अपील इनके पास जाती है, ये कोई डिसीज़न देते हैं, तो क्या होता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में राज्य के, है ना, न्याय, जैसे इन्होंने कोई न्याय दिया, देखिए मैं समझाती हूँ, जैसे इन्होंने कोई न्याय दिया, न्याय के विरुद्ध संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में, ठीक है ना, जैसे इसने कोई डिसीजन दिया और कोई भी व्यक्ति इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या वो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं? क्या वो जिस राज्य से हैं या फिर केंद्र सरकार से हैं, तो क्या वो राज्य के उच्च न्यायालय में या फिर उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं केंद्र इसके अलावा? तो उत्तर है बिल्कुल जा सकते हैं, कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसके जो डिसीजन होते हैं उनके विरुद्ध न्यायालय में याचिका, जो न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। यदि आप चाहते हैं कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण ने जो भी डिसीजन दिया है, तो आप चाहें तो वो राज्य है, आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य के न्यायालय में, जैसे आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप जबलपुर में, यदि ट्रिब्यूनल में आपने कोई याचिका दाखिल की है और उसमें आपको ये न्याय नहीं मिला, आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं उस न्याय से, तो आप जबलपुर में केस को दाखिल कर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो वहाँ का हाई कोर्ट इलाहाबाद है, इस तरीके से दाखिल करते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हैं तो आप न्यायालय में भी जो याचिका है वो दाखिल की जा सकती है, याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18 नियमित न्यायिक पीठ है। कितनी न्यायिक पीठ है इसकी? वर्तमान में इसकी 18 न्यायिक पीठें हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की, ठीक है, याद रखिए। जिनमें, है ना, जिनमें क्या है, इसमें 18 में से 16 उच्च न्यायालय की मुख्यालय में कार्यरत, इनमें से जो 16 है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय में कार्यरत है ना, उच्च न्यायालय के मुख्यालय में कार्यरत है, और शेष 2 जयपुर एवं लखनऊ में स्थित हैं, है ना। तो देखिए, आज हम लोगों ने जाना केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, है ना। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में हमने जितनी भी बातों को पढ़ा, यदि आपको ये यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले मैं जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाती हूँ वो समझ में आती हैं या नहीं आती है। वैसे आप इस वीडियो को यदि अच्छे से देखेंगे, एक बार यदि समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए। यदि आपने इस वीडियो को क्लियर कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इससे ट्रिब्यूनल से कोई भी क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से कर ले जाओगे। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।